हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एनसीईआरटी तो क्लास 6 की एनसीईआरटी ख़त्म हो चुकी है और क्लास 7 की एनसीईआरटी स्टार्ट हो चुकी है। और फर्स्ट चैप्टर 1000 वर्ष तक का जो परिवर्तन था वो अपलोडेड है, उसको जाके आप लोग प्लेलिस्ट में देख लेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी चैप्टर 2 जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और 1000 वर्षों के परिवर्तन के बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से राज्यों का उदय हुआ और कौन कौन से नए राज्य बनने स्टार्ट हो गए थे। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बीपीएससी या यूपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एनसीईआरटी से ही ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसका बेस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस डीपली पूछे जाते हैं और यहीं से आते हैं। तो चलिए हम लोग इसको अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और इसके बाद मेरा सजेशन है आप लोगों को कि आप लोग मेरी क्लास को देखने के बाद एनसीईआरटी इस बुक ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अगर इसको देख के आप लोग एक बार बुक पढ़ लेंगे तो आपका नॉलेज और ही भी डीप हो जाएगा और बातें और अच्छे से समझ में आएंगी। इसलिए इस क्लास को देखने के बाद एनसीईआरटी एक बार जरूर पढ़ लें और खुद का नोट्स बनाएं, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर 2, नए राजा और उनके राज्य। तो नए राजा और उनके राज्य हमारा आज का टॉपिक है चैप्टर 2 एनसीईआरटी में। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे राज्य बनने शुरू हो गए, क्योंकि जब केंद्र में कोई शक्तिशाली शासन नहीं रहता है तो छोटे छोटे राज्य बनने लगते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि राजा जो होते थे और उसके बाद राजा के बाद राजा अपने काम को देखने के लिए सामंत की व्यवस्था करते थे। सामंत जो है वो क्या करते थे, राजा को नजराना देते थे, राजा के सेना में मदद करते थे, राजा को कर में मदद करते थे। और सामंत क्या करते हैं, फिर धीरे धीरे सामंत अपना साम्राज्य फैलाने लगते हैं, खुद को नए राजा घोषित करने लगते हैं। सामंत आगे चल के नए राज्यों का निर्माण करते हैं। और कुछ सामंत तो ऐसे हैं जो कि चालुक्य राष्ट्रकूट को हम लोग देखेंगे, चालुक्य के अधीन रहते हुए वो क्या करेंगे, बाद में वो यज्ञ करवाते हैं, हिरण्यगर्भ नाम का यज्ञ करवाते हैं। और हिरण्यगर्भ नाम का यज्ञ होता था जिसमें जो ब्राह्मण होते थे या जो क्षत्रिय नहीं होते थे, अगर वो ये ऐसा यज्ञ ब्राह्मणों से करवाते थे तो बाद में वो क्षत्रिय हो जाते थे या उनका जन्म फिर क्षत्रिय कुल में होगा, ऐसी मान्यता थी। तो हिरण्यगर्भ नाम का ये यज्ञ करवाते हैं और उसके बाद प्रशासन को अपने हाथों में ले लेते हैं और नए राज्य का निर्माण करते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश तो ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हुआ। तो 7वीं सदी के बाद भारत में कई राजा राज उपजे। तो 7वीं से 12वीं सदी के बीच की ये बात है, 7वीं से 12वीं सदी के बीच की बात है। और 12वीं के बाद हम लोग देखेंगे सल्तनत काल, फिर मुगल काल। तो मुगल काल के पहले की ये बात है भारत में, 7वीं से 12वीं सदी में। 7वीं सदी के टाइम में हम लोग देखते हैं कि भारत में कई नए राजा और उनके राज्य उभरने लगते हैं। शक्तिशाली राजवंशों ने बड़े बड़े राज्यों पर शासन किया और जो भी शक्तिशाली राजवंश थे वो बड़े बड़े राज्यों पर शासन करेंगे। राजाओं के बीच युद्ध, प्रशासन, मंदिर निर्माण और कर व्यवस्था का विकास हुआ। इस टाइम में राजाओं के बीच युद्ध होंगे, कर व्यवस्था लगाई जाएंगी, नए नए मंदिरों का निर्माण होगा। और चोल प्रशासन की सबसे बड़ी खासियत कांस्य की मूर्ति और मंदिरों का निर्माण है। और यहाँ पे मंदिरों का निर्माण जो है एक उत्कृष्ट श्रेणी का मिलेगा चोल प्रशासन में। तो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट चोल शासन ही हमें पढ़ना है। नए राजा और राज्य। बड़े बड़े राज्य टूटकर कई क्षेत्रीय राज्यों में बदलने लगे। बड़े बड़े राज्य टूटकर, तो हम लोग देखते हैं कि अगर केंद्र में कोई शासन शक्तिशाली नहीं है तो छोटे छोटे राज्य बनने ही लगते हैं। तो क्या होता है, इसी तरह से कोई शक्तिशाली नहीं रह गया शासक, जिसके वजह से क्या हुआ, छोटे छोटे राज्य, बड़े बड़े राजवंश जो है छोटे छोटे राज्य में टूटकर बदलने लगे और प्रमुख राजवंशों का निर्माण हुआ, जिसमें कि गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट, पाल, चोल, चालुक्य और चहमान, जिसको चौहान भी कहा जाता है, ये सारे प्रमुख राजवंशों का उदय होता है।
तो इन सारे राजवंशों का उदय होता है बड़े बड़े जमींदार से राजा तक। सामंत, तो बड़े बड़े जमींदार से राजा तक। तो बड़े बड़े जमींदार राजा कैसे बने? बड़े बड़े जमींदारों को सामंत कहा जाता था, जिनका काम होता था राजा के कार्य में मदद करना, उन्हें नजराना देना और उनके सेना में सहायता करना, कर में सहायता करना। और फिर ये बड़े बड़े सैन्य अधिकारी राजा के अधीन कार्य करते थे, जैसे राजा को सेना देना, कर देना, युद्ध में सहायता करना। बड़े बड़े जमींदार या सैन्य अधिकारी होते थे ये, जो राज्य के अधीन काम करते थे, लेकिन बाद में वो खुद का राज्य बनाने लगेंगे। बदलाव आता है, धीरे धीरे कुछ सामंत शक्तिशाली बन गया। तो धीरे धीरे टाइम के साथ ये राजा की मदद करते करते सामंत जो है वो क्या होते हैं, शक्तिशाली बन जाते हैं। शक्तिशाली बन गए, अपने क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया, और जिस क्षेत्र पे वो राजा की मदद कर रहे थे उस क्षेत्र पर वो नियंत्रण कर लेते हैं, खुद को महाराजाधिराज कहने लगे। और सामंत जो है वो आगे चल के खुद को महाराजाधिराज की संज्ञा देते हैं और खुद को महाराजाधिराज कहने लगते हैं। इस प्रकार नए राज्यों का उदय होता है, और ये सारे राज्य जो है इसी तरह से बने थे, सामंतों के अंडर में बनते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार वंश भी इसी तरह से बना था, ये चालुक्य के अंडर में था, लेकिन वो बाद में विद्रोह कर देते हैं और एक नया राज्य बनाते हैं। तो ये भी इस चैप्टर की इम्पोर्टेंट बातें हैं। राजपूत और वंश परंपरा। फिर कई शासक अपने को क्षत्रिय बताते थे, कई शासक जो हैं वो खुद को क्षत्रिय बताते थे। राजपूत वंशों का उदय हुआ चौहान, सोलंकी और परमार। 7वीं सदी में बहुत सारे वंश जो हैं वो खुद को राजपूत बनाते थे, और प्रमुख राजपूत वंश थे चौहान, सोलंकी, परमार। ये राजपूत वंश प्रमुख थे इस टाइम पीरियड के। युद्ध और विजय, और इसमें हम लोग चौहान, पृथ्वीराज चौहान के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ना है कि कैसे आक्रमण होता है मोहम्मद गोरी का। पहली बार में वो हार जाता है और दूसरी बार में वो पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। तो ये सारा चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है। युद्ध और विजय, राजाओं के बीच लगातार युद्ध होते थे। राजाओं के बीच लगातार युद्ध होते थे नए क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए, धन और शक्ति बढ़ाने के लिए। युद्ध का कारण होता था भूमि व्यापार, मार्ग और कर वसूली। तो ये लोग आपस में क्यों लड़ते थे? क्योंकि इनको भूमि चाहिए होती थी, कर वसूलना होता था, नए नए क्षेत्रों को बनाना होता था, नए नए क्षेत्रों पर अधिकार करना होता था, इसलिए इनके बीच लगातार युद्ध होता रहता था और अपने क्षेत्र का प्रसार किया जाता था। राजा सबसे शक्तिशाली, मंत्री और अधिकारी शासन में सहायता करते थे। प्रशासन जो है इस तरह से चलता था कि राजा सबसे शक्तिशाली होता था और इसमें मंत्री और अधिकारी जो है वो राजा की सहायता करते थे। कर व्यवस्था, किसानों से कर लिया जाता था, फसल का हिस्सा लिया जाता था, धन लिया जाता था और वस्तुएं ली जाती थी। किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी और इनसे कभी कभी भारी कर भी लिया जाता था। और चोल प्रशासन में 40 प्रकार के करों का वर्णन है। चोल प्रशासन में 40 प्रकार के चोल शासन के टाइम में 400 से ज़्यादा करों को दर्शाया गया है नामों से, 400 से ज़्यादा सूचक, जिसमें कि वेटी एक कर है, जिसमें कि चोल पीरियड का एक प्रमुख कर है वेटी, जो कि नगद के बदले श्रम कर लिया जाता था। नगद के बदले उसमें नगद नहीं लिया जाता था बल्कि श्रम से वापस किया जाता था। ये चोल प्रशासन का प्रमुख कर है वेटी, और किसानों पर भारी कर लगाया जाता था। मंदिर और राजा बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे। राजा जो है वो बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे अपनी शक्ति दिखाने और धार्मिक प्रतिष्ठा बनाने के लिए, अपनी शक्ति को दिखाने के लिए और धार्मिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कराया जाता था। मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं थे। मंदिर का काम सिर्फ पूजा करना नहीं था बल्कि वो संस्कृति और शिक्षा का केंद्र भी थे। वहाँ पे शिक्षा दी जाती थी, संस्कृति का केंद्र था और आर्थिक गतिविधियों का भी केंद्र हुआ करता था मंदिर। अभी के टाइम में हम लोग देखें कि मंदिर में सिर्फ पूजा पाठ की व्यवस्था है, लेकिन उस टाइम पीरियड में मंदिर में पूजा पाठ के अलावा भी बहुत सारे कार्य हुआ करते थे। चोल साम्राज्य यहाँ इस चैप्टर का सर्वप्रमुख साम्राज्य है, जो कि कावेरी नदी के आसपास दक्षिण भारत में स्थित था। चोल साम्राज्य कावेरी नदी के आसपास दक्षिण भारत में स्थित था और कावेरी नदी के कारण यह बहुत ही उर्वर था, उपजाऊ था। कावेरी नदी मिट्टियों को उलीचती थी और वहाँ के आसपास की भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो गई थी। और चोल प्रशासन में
ब्राह्मणों को दान दिया जाता था भूमि, और कावेरी नदी के आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे ब्राह्मण बस गए थे, और क्योंकि उनको जमीन भूमि में दान दिया जा रहा था, तो उस टाइम में ब्राह्मणों का एक समाज भी देखने को मिलेगा कावेरी नदी के आसपास। और उस समाज में भी चुनाव होता था, और चुनाव करके ब्राह्मणों के सबसे बड़े जो होते थे उन्हें पद पे बैठाया जाता था। तो ऐसा इस चैप्टर में भी हमें देखने मिलेगा। और उसके बाद प्रशस्ति पत्र होता था। प्रशस्ति पत्र जो कि ताम्र पत्र पे लिखा जाता था, ताम्र के पत्र में लिख के उसको सील कर दिया जाता था। राजा लोग जो ब्राह्मणों को भूमि दान करते थे उसको प्रशस्ति पत्र कहते हैं, और वो कुछ कुछ ऐसा दिखता था। तो ये प्रशस्ति पत्र है जो कि लॉक कर दिया जाता था, और ब्राह्मणों को जो भूमि दान की जाती थी तो इस तरह से वो प्रशस्ति पत्र बनाया जाता था, अनुदान में पुरस्कृत किया जाता था। और चोल शासन के प्रमुख शासक थे राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। तो राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम जो है वो चोल साम्राज्य के प्रमुख राजा थे, और इन्होंने बहुत सारे काम किए थे। शक्तिशाली सेना और नौसेना बनाया था, इन्होंने शक्तिशाली सेना का निर्माण कराया था। और राजेंद्र प्रथम ने नौसेना भी बनाई थी, और दक्षिण भारत से श्रीलंका तक विजय किया था। तो राजराज प्रथम के पुत्र थे राजेंद्र प्रथम, जिन्होंने नौसेना का निर्माण किया था, और दक्षिण भारत से श्रीलंका तक विजय स्थापित की थी राजेंद्र प्रथम ने। तो राजराज प्रथम ने बहुत सारे मंदिरों का भी निर्माण कराया था। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर चोल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है बृहदेश्वर मंदिर। इसका निर्माण राजराज प्रथम ने कराया था। एक विशाल मंदिर है और सुंदर मूर्ति कला यहाँ पे मिलेगी, और सुंदर कांस्य मूर्ति उत्कृष्ट नमूना थी चोल प्रशासन की। तो कांस्य की मूर्ति भी कुछ इस तरह से दिखती थी। ये चोल साम्राज्य की कांसे की मूर्ति है जो कि बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी की है, और यहाँ पे मंदिर भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर है। ये गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर है जो कि चोल साम्राज्य के टाइम पीरियड का है। और छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई है, यहाँ का छत देखेंगे हम लोग पतली होती गई है, और बाहर के दीवार भी देखेंगे जहाँ पे बहुत सारे पत्थरों से प्रतिमाएं अलंकृत की गई हैं, और ये एक उत्कृष्ट नमूना है मंदिर का। और इसमें बहुत सारे लोग काम करते थे, जैसे पुरोहित होते थे, मालाकार होते थे, बावर्ची होते थे। इन मंदिरों में बहुत सारे लोग भी रहते थे और बहुत सारे लोग काम भी करते थे। चोल प्रशासन बहुत व्यवस्थित था। गांवों में सभाएं, चोल प्रशासन जो बहुत ही व्यवस्थित हुआ करता था। गांवों में सभाएं होती थी, और उड़ जो है सामान्य सभा जो होती थी उसको उड़ बोलते हैं, और सभा ब्राह्मणों की सभा होती थी उसको सभा बोलते थे। उड़ जो है वो सामान्य सभा होती थी उसको उड़ बोलते थे। सदस्यों का चुनाव होता था, चुनाव के द्वारा सदस्यों का चुनाव यहाँ पे चुनाव के द्वारा होता था। और इस चुनाव की प्रक्रिया को कुडवोले प्रणाली कहते थे। ये जो चोल प्रशासन में सदस्यों का चयन होता था उसको कुडवोले प्रणाली बोलते थे। और व्यापार का विकास हुआ था, समुद्री व्यापार विकसित, और चोल प्रशासन में व्यापार का बहुत विकास हुआ था, समुद्री व्यापार भी विकसित हुई थी। और मसाले, कपड़ा और हाथी दांत का व्यापार किया जाता था। इस टाइम में मसाले, कपड़ा और हाथी दांत का व्यापार किया जाता था। हाथी दांत से सुंदर सुंदर वस्तुएं बनाई जाती थी, और सजाने की वस्तुएं यहाँ से हम देखेंगे हाथी दांत से निर्माण किया जाता था। मंदिर वास्तुकला विकसित हुई थी, मूर्तिकला और चित्रकला। तो हमने पहले भी बताया कि यहाँ की मूर्तियाँ बहुत ही विश्व फेमस थी। और फिर यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा हुआ जो कि कोई अन्य प्रशासन में नहीं देखने को मिला। कृषि, यहाँ पे कृषि भी बहुत उत्तम कोटि की हो रही थी, क्योंकि ये कावेरी नदी के बीच बसा हुआ था, और कावेरी नदी मिट्टियों को जो उलिसती थी, तो इससे बहुत उत्तम कोटि की कृषि हो रही थी। तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, और इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं नए राज्यों का उदय हुआ, सामंत शक्तिशाली होकर राजा बने, मंदिर शक्ति और संस्कृति का केंद्र, चोल शासकों का भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान। तो हमने जैसा कि देखा कि नए राज्यों का उदय हो रहा था। तो
तो यहाँ पे हमने देखा कि नए राज्यों का उदय हो रहा था, सामंत शक्तिशाली होकर राजा बने। नए राज्यों का उदय हुआ और सामंत जो राजा को मदद करते थे वो शक्तिशाली हो गए और राजा बन गए। फिर हमने देखा कि मंदिर शक्ति और मंदिर जो है वो शक्ति और संस्कृति का केंद्र बना, और चोल साम्राज्य जो है वो इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है चोल प्रशासन। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु हो गए जिसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे कुछ शब्द हैं जैसे सामंत, सामंत था किसको कहते थे, बड़े जमींदार को। राजवंश शासकों का परिवार। कुटवॉले चोलों की चुनाव प्रणाली थी। प्रशस्ति ताम्रपत्र पर अभिलिखित भूमि अनुदान, जो मैंने अभी आपको दिखाया वो ताम्रपत्र पे जो लिखा जाता था। और बेटी नगद के बदले श्रम कर, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे बेटी क्या है, तो कभी कभी यूपीएससी में पूछ लेता है कि इस टाइप के नाम दे देंगे और पूछेगा कि वो क्या है। तो अगर पूछ ले बेटी क्या है तो नगद के बदले श्रम कर। और ये कहाँ पे था, ये चोल के साम्राज्य का सर्वप्रमुख कर था। चोल में 400 से ज़्यादा ये आपको देखने को मिलेंगे कर। तो आप लोग एक बार बुक भी पढ़ लेंगे, बुक में आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको नोट्स बताया गया है, ये नोट्स हो गया आपका चैप्टर 7 का क्लास चैप्टर 2 क्लास 7 चैप्टर 2 का आपका ये सिंपल सा नोट्स है जिसको आप लोग लिख लेंगे और इसको रिवाइज करेंगे और आप लोग एक बार चैप्टर जरूर पढ़ लेंगे। तो हमने पढ़ा 7वीं सदी के बाद भारत में कई राज्य बने और नए नए राज्य बन के उभरे। फिर शक्तिशाली राजवंशों ने बड़े बड़े राज्यों पर शासन किया। राजाओं के बीच युद्ध प्रशासन, मंदिर निर्माण और कर व्यवस्था का विकास हुआ। नए राजा और राज्य का उदय हुआ। प्रमुख राजवंश हमने देखा गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल, चालुक्य, चहमान। बड़े बड़े जमींदार से राजा तक कैसे बनते हैं। उसके बाद सामंत कैसे राजा बने, उसका बदलाव। फिर राजपूत वंश और परंपरा, युद्ध और विजय, प्रशासन, कर व्यवस्था, मंदिर और राजा, चोल साम्राज्य, प्रमुख शासक राजा प्रथम और राजेंद्र प्रथम। इन दो को ही हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, इन दो का ही नाम सर्वप्रमुख है, राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। फिर बृहदेश्वर मंदिर और चोल प्रशासन तो हमने पढ़ ही लिया। और एक और मंदिर का नाम हमें याद रखना है, गंगईकोंड चोलपुरम, जिसकी पिक्चर मैंने आपको दिखाई, और कांस्य की मूर्ति जो कि सर्वप्रमुख है। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है और हम लोग चैप्टर 3 में जल्दी ही मिलेंगे। और आप लोग इसको देख के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये अच्छे समझ में आया या नहीं आया। अगर अभी एक बार में अच्छे समझ में नहीं आता है तो इसको आप दोबारा से देखेंगे तो आपको चैप्टर अच्छे समझ में आ जाएगा। वैसे भी हिस्ट्री जल्दी समझ में आती नहीं है क्योंकि इसको 1 से 2 बार देखना ही पड़ता है, क्योंकि हिस्ट्री सब्जेक्ट ही ऐसा है, अगर समझ में आ गया तो फिर इसको भूल नहीं सकते, और समझ में नहीं आया तो फिर कभी समझ में नहीं आता। इसलिए आप लोग इसको 2 बार देखें और एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, और खुद का नोट्स ही काम आता है। तो आप लोग इसको देख लें, अच्छे से नोट्स बना लें और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं नए टॉपिक में, नए वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और आप लोग लाइक ज़रूर कर दें, और अगर चैनल पसंद आता तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और फिर मिलती हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।